सभी विद्या अनुरागी और विद्या अर्जन करने वाले सभी भक्तों को और सभी प्रियजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं इकोनॉमिक्स की क्लास आपके रिक्वेस्ट और व्यवहार को और भाव को देखते हुए सेकंड क्लास लाया हूँ। और इस सेकंड क्लास में मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिया है जो किताबी लैंग्वेज से, किताबी शब्दावली से बिल्कुल ही अलग है। मैंने किताबों को देखकर, किताबों का अध्ययन कर कर जितना सरल हो सके उतना सरल मैं आपके लिए ये टॉपिक लाया हूँ। और इस टॉपिक में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपके लिए परीक्षा का एग्ज़ाम देने में आपको आसानी हो, आसानी से आप याद कर पाए। इसके लिए मैंने अच्छे से अध्ययन करके मैंने पहले स्वयं अध्ययन किया और फिर किताबी लैंग्वेज को छोड़कर सरल शब्दों में मैंने आपको ये प्रश्न लिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको और अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सको और एक आगे चलकर आप एक अच्छे मार्ग पे जाकर अपना जीवन शैली बनाने में आप कामयाब हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे प्रतिशत बने, जिससे आप संतुष्ट हो और आगे पढ़ने की आपकी जो लालसा है वो बढ़े। इसलिए मैंने जितना हो सके, मुझे चाहे कितने भी वक्त लगे, लेकिन मैं किताबों से जितना सरल हो सकेगा उतना सरल मैं आपके लिए चैप्टर क्वेश्चंस लाऊंगा और ताकि आपके लिए आसान हो। आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चैप्टर पर चलते हैं और इस चैप्टर की महिमा को, इस चैप्टर की जो गूढ़ रहस्य है उसके मर्म को जानते हैं और इसके क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। आइएगा, हमारे साथ चलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में दो भाग होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्याय नंबर 2 है, उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत आज हमारे सामने ये टॉपिक है। ये टॉपिक कितना नंबर का आएगा, कितने नंबर के इसके क्वेश्चन बनेंगे, फिलहाल मैं आपको ये कल की क्लास में बताऊंगा। परंतु फिर भी आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इनके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप इनमें से, क्योंकि मैंने जो एक एक प्रश्न में 3-3 क्वेश्चनों को डाल दिया है और उन 3-3 क्वेश्चनों को मैंने बिल्कुल सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप एक बार बनिएगा और देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्नों को, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और क्वेश्चन देने में कोई दिक्कत ना आए। आइए अब चलिए। हाँ, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, मांग एवं बाजार मांग किसे कहते हैं तथा मांग की कीमत लॉन्च क्या है। अब आप देखिए किताबों के अंदर ये 3 प्रश्न आपको संजीव में जब देखेंगे या फिर किसी बुक्स में देखेंगे तो ये 3 प्रश्न अलग अलग होंगे। मांग किसे कहते हैं ये प्रश्न अलग होगा, बाजार मांग किसे कहते हैं ये अलग होगा और मांग की कीमत लॉन्च क्या है ये प्रश्न अलग होगा। अब आपको, मैंने इनको तीनों को मिक्स कर लिया है ताकि मुझे पता है कि जो मैं प्रश्न बनाऊंगा उस प्रश्न में से कोई प्रश्न एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता, ये मुझे विश्वास है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तर इसका मैंने लिखा, ये जो उत्तर मैंने लिखा है ये उत्तर किताब से नहीं, किताब से हटकर लिखा है। एक और आप देखिए, मांग, मांग किसे कहते हैं? एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता एक समय में, एक उपभोक्ता एक समय में एक कीमत पर, एक उपभोक्ता एक समय में एक कीमत पर वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हो उसे मांग कहते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता, पहले तो आप ये समझिए उपभोक्ता क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए वे व्यक्ति होता है, जैसे कोई वस्तु को खरीदता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेम्पो खरीदा। अब मैंने टेम्पो को खरीदा, उस साधन को मैंने खरीदा और खरीदने के बाद मैं उसका उपयोग करता हूँ किसके लिए? मेरा जीवन यापन करने के लिए, मैं उससे आय कमाने के लिए, मैं उससे पैसेंजर को छोड़ने के लिए, दूर दराज के इलाकों में कुछ सामान ले जाने के लिए मैं उसका उपयोग करता हूँ। और जब मैं उसका उपयोग करता हूँ तो उपयोग करने से मुझे आय मिलती है, आय मिल रही है और मैं उससे अपना जीवन यापन चला रहा हूँ, है ना, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता वे व्यक्ति होता है जो किसी साधन को या फिर किसी भी वस्तु को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, यानी उसका इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए आपने पेन लिया, दुकान पे गए, आप पेन लिया आपने और उस पेन का आप उपयोग कर रहे हो लिखने में, आप लिखने में उसका उपयोग कर रहे हो, क्वेश्चंस करने में उसका उपयोग कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? तो आप उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता का मतलब आप समझ में हो गया, इतना सरल समझा दिया मैंने। तो एक उपभोक्ता एक समय में, समय कौन सा अलग, ऐसा नहीं कि बस एक समय में। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने कहा कि भैया ये सब्जी कितने रुपए की है? उसने कहा कि ये सब्जी 50 रुपये किलो है। और अगर आपको पसंद आ गई तो आप ले लोगे, वरना फिर आप जाओगे, कल आओगे तो फिर कल तो भाव बढ़ जाएगा, फिर वो 70 रुपये की हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है एक समय में, समय अलग अलग नहीं, एक समय में एक कीमत पर, एक कीमत पर, यानी कि एक कीमत पर होना चाहिए। एक कीमत का मतलब होता है फिक्स कीमत होनी चाहिए। भैया जैसे मैं, आपने कल 50 रुपये बताए तो आज भी 50 रुपये होने चाहिए। अब उसने 70 लगा दी तो आप नहीं लोगे। इसलिए एक उपभोक्ता एक समय में एक कीमत पर वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हो उसे मांग कहते हैं, उसे मांग कहते हैं। अब मांग कब होती है आपको पता है? जब आपकी रुचि हो, है ना। आप शहर जाते हो, मार्केट जाते हो, तो मार्केट जाने के लिए आपकी पहला उद्देश्य होता है जाने का, फिर वहाँ पर आप क्या खरीदोगे तो वो होता है। तो आप समझ में आ गया होगा मांग आपको। चलो आगे चलते हैं। अब बाजार मांग, बाजार मांग देखिए, बाजार सब जानते हो, सिटी, है ना। अब सभी इसकी परिभाषा, चलो डेफिनेशन पे, डेफिनेशन को समझना है, बस आपको रट्टा नहीं मारना है, बारीकी से देखना है, सूक्ष्मता से। जब आप अपने केंद्र दृष्टि से, दृष्टिकोण को इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि ये जो परिभाषा है, परिभाषा को रटना नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ, जैसे मैंने समझ के यहाँ पर इसकी परिभाषा बनाई है, वैसे आपको समझकर परीक्षा के अंदर उत्तर देना है।
सबसे बेस्ट रहेगा। याद रटा हुआ काफ़ी समय तक याद नहीं रहता, और इसको यदि आप गहरे से याद करोगे, समझोगे और समझ के यदि क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करोगे, तो मुझे लगता है कि आप सटीक और अच्छे से आंसर दे पाओगे। हाँ, चलो देखिए, सभी उपभोक्ता, देखो यहाँ पर एक उपभोक्ता और यहाँ पर सभी उपभोक्ता। आप डेफिनेशन को समझना, एक उपभोक्ता एक समय में, सभी उपभोक्ता एक समय में एक कीमत पर जितनी वस्तुएं खरीदने के लिए तैयार हो उसे, यहाँ पर आ जाएगा तैयार हो उसे, यहाँ पर लिख देना उसे। हमारे कंप्यूटर महोदय ने टाइप करने में थोड़ी गलती की है, आप थोड़ा यहाँ पर लिख देना उसे, है ना, तैयार हो उसे बाजार मांग कहते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक उपभोक्ता और यहाँ पर सभी उपभोक्ता, बस। अब आप कहोगे कि सर ये डेफिनेशन हम कैसे मान लें कि सही है, तो आप ऐसा करना, आपकी जो किताब है उस किताब की लैंग्वेज को पढ़ना, बार बार पढ़ना, फिर आपके गुरुजी से पूछना, गुरुजी की जहाँ अध्ययन करते हो, जिस टीचर जहाँ पर क्लास में, उनको पूछना कि ये जो डेफिनेशन है ये सही है या गलत है। अगर वो गलत कह देवे तो फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो मेरी रहेगी। आप निश्चिंत रहिएगा और अध्ययन करिएगा। हाँ, फिर देखिए, फिर आगे है मांग की कीमत लोच का सूत्र। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मांग है, हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। मैंने जितने पीछे वाले जो बोर्ड पेपर देखे हैं, मैंने 2-3 साल के, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। वस्तु की मांग में, देखो इसका सूत्र क्या है, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब एक हो गई ये मांग और एक हो गई कीमत, दोनों अलग अलग हो गई। मांग में जैसे मान लीजिए वस्तु है, अब जैसे मान लो हमने आपने कोई किसी प्रकार की अलमारी खरीदी, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने, किसी ने, आप गए भी और आपने अलमारी खरीदी। अब जो अलमारी खरीदी, अलमारी कब खरीदी, अलमारी खरीदी हमने 5/1/25 को, अलमारी हमने खरीदी थी 5/1/25 को। एक अलमारी खरीदी थी 50 रुपये में, कितने रुपये में, 500 रुपये में खरीदी थी, है ना, 500 रुपये में खरीदी थी। वो 2 दिन बाद, यानी कि 7/1/2025 को वो 1000 रुपये की हो गई। कितने की हो गई, 1000 रुपये की हो गई। अब अलमारी 5 तारीख के दिन वो 500 रुपये की थी, है ना, 500 रुपये की थी, और 7 तारीख को वो हो गई 1000 रुपये की। तो अब मुझे बताओ, मांग हुआ ना, मांग में परिवर्तन हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ। अब जैसे 500 रुपये से वो 1000 रुपये हो गई, तो मुझे बताओ कीमत में क्या परिवर्तन कीमत में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। जब देखो कीमत में परिवर्तन हुआ, सुनो यहाँ पे, कीमत में परिवर्तन हुआ, मांग में नहीं, कीमत में परिवर्तन हुआ। पहले 500 रुपये की थी वो, फिर कितने, 1000 रुपये की हो गई, तो मांग में परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर वो खरीदने वाला क्या कहेगा, मैं 2 दिन पहले तो मैंने इसको 500 रुपये में खरीदी और अब मैं 1000 रुपये में नहीं खरीद सकता। तो मांग में परिवर्तन होगा। जब कीमत में परिवर्तन होता है वस्तुओं की, तो उसमें मांग में भी परिवर्तन होता है ना। तो सूत्र को बस समझना है, रटना नहीं है। वस्तु की जो कीमत, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखना चाहो आप इसको, तो क्या करना है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो आप, तो इसको शॉर्ट में लिख देना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, अब आप पता मांग को क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं ना, तो इसको आप क्यू से डिनोट कर दीजिए, है ना, क्यू से डिनोट कर दीजिए, Q1 माइनस, है ना, Q0 बटावा Q0, है ना। अब मैं, अब इसी का बटावा में लिख रहा हूँ, है ना। फिर ये हो गया आपके P1 माइनस P0 बटावा P0। अब यहाँ पर Q1 क्या है, अब यहाँ पर देखो, ये जो Q0 है ना, इसका तात्पर्य होता है पूर्व की मात्रा, पूर्व की मात्रा। और ये जो होती है, पूर्व का मतलब पहले की मात्रा होती है ना, जैसे अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। और ये जो Q1 है, ये परिवर्तन की मात्रा, परिवर्तन के बाद की मात्रा, है ना, परिवर्तन के बाद की मात्रा, ये परिवर्तन के बाद की मात्रा। और ये Q0 है, ये बटावा में आ जाएगी। और यहाँ पर P1 है, ये P1 का तात्पर्य होता है, यहाँ ध्यान रखिए सब बच्चे, एक बार बस समझने का प्रयास कीजिए ना। अब ये P0 का मतलब होता है कीमत, पूर्व कीमत, है ना, पूर्व कीमत। जैसे यहाँ पर ये पूर्व मात्रा थी, तो यहाँ पर पूर्व कीमत। और ये जो P1 है, ये हो जाएगा परिवर्तन के बाद की, है ना, परिवर्तन के बाद की कीमत, परिवर्तन के बाद की कीमत। ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसका सूत्र हो गया। अगर ये सूत्र आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हो। आगे समझ में, ये सूत्र आसानी से आपको याद हो सकता है। दोनों में से कुछ याद कर लो, परीक्षा के अंदर आ जाएगी। मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखिए। देखो 1 नंबर का है, 2 नंबर प्रश्न आने की ये संभावना है, तो आप चुकना नहीं है, इसको याद करना है, समझना है। ठीक है, आगे समझ में, एक स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलो। ले लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलो। देखिएगा, सेकंड प्रश्न है हमारा, बजट सेट व बजट रेखा से क्या तात्पर्य है। बजट सेट व बजट रेखा से क्या तात्पर्य है, बजट रेखा की ढाल एवं समीकरण सूत्र बताइए। अब आप इस प्रश्न को ये मत सोचना कि, अब देखो इसमें 4 प्रश्न बन सकते हैं। मैंने 4 प्रश्नों को एक ही प्रश्न के अंदर मैं बता रहा हूँ, ताकि चारों प्रश्न को आप
एक अच्छी तरह से समझ सके और आपका समय व्यर्थ ना हो। अब आप अलग-अलग पर्सन को पढ़ोगे तो आपको क्या है, फिर वो एक गिन महसूस होगी कि यार नहीं, मैं इतना कैसे पढ़ सकता हूँ, इतने क्वेश्चन आएँगे या नहीं आएँगे, फालतू में मैं क्यों पढ़ूँ? तो मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस एक ही पर्सन के अंदर पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। इसके लिए ये जो क्वेश्चंस है, ये मैंने मेरे अनुभव से बनाया है। आप बस इनको पढ़ो और मुझे विश्वास है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे बजट सेट, व बजट रेखा, अब ये दोनों अलग-अलग हो गया। अब ये दोनों अलग-अलग हो गया। बजट सेट और बजट रेखा। एक ये हो गया बजट रेखा की ढाल एवं समीकरण सूत्र लिखिए। अब देखो 2 सूत्र हो गए, इस प्रश्न को समझना ध्यान से। एक बजट रेखा और बजट रेखा की ढाल और समीकरण सूत्र, दोनों सूत्र अलग-अलग हो गए, एक नहीं है। अब देखो उत्तर पे चलो आप। बजट सेट, वस्तु इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बजट सेट किसे कहते हैं? वस्तुओं के बंडलों का सेट। वस्तु, अब देखो बजट क्या है? पहले तो इस शब्द को समझो आप। बजट, बजट क्या है? बजट क्या है? बजट क्या है? व्हाट इज़ दिस बजट? ये बजट क्या है? इस बजट को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं। बजट क्या होता है? जैसे मान लीजिए बजट यानी होता है धन। आप इसको धन सामान्य परिभाषा समझ लीजिए, धन समझ लीजिए, पैसे समझ लीजिए, है ना? रुपए समझ लीजिए। पर कैसे रुपए? ऐसा नहीं कि 5 रुपए 10 रुपए नहीं। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे 2 लाख रुपए, है ना? 2 लाख रुपए। अब ये पूरा 2 लाख रुपए हो गया ना, तो 2 लाख का 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख रुपए से आप क्या खरीद रहे हो? जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए से आपने बहुत बड़ी एक बाइक खरीदी, है ना? तो वो क्या हो गया? यानी कि एक मुश्त बजट से मैंने ये परचेज़ किया है। आ गया समझ में? तो ये बजट आप समझ सकते हो। धन धन ले लीजिए आप, यानी एक आय का एक बड़ा समूह, आय का एक बड़ा रूफ, आय का एक बड़ा रूफ को बजट कहते हैं। आ गया समझ में? हाँ, बजट सेट, वस्तुओं के बंडलों का सेट जिसे उपभोक्ता अपनी आय से सभी को एक साथ खरीद सकता है। अब देखो प्रश्न क्या है? वस्तुओं का बंडल। अरे देखो, जैसे वस्तुओं का बंडल क्या होता है, या इस पे ध्यान देना। वस्तुओं के बंडलों का सेट, यानी कि वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु 3, वस्तु 4, वस्तु 5, ये वस्तु का क्या हो गया? बंडल हो गया। हो गया ना? ये वस्तुओं का बंडल हो गया। अब जिसे उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है आपको पता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु को खरीदता है, फिर उसका इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके अपने जीवन में आर्थिक क्रिया करके उसकी आय कमाता है। वो उपभोक्ता जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, यानी उपयोग करता है। अब ये उपभोक्ता क्या करेगा? पहले वस्तु को इसको खरीदेगा। अब ये कपड़े है या कुछ भी है, पहले इसको खरीदेगा, फिर इसको पहनेगा, है ना? फिर इसको पहनेगा। पहले खरीदेगा फिर पहनेगा, तो इसका उपयोग इस्तेमाल कर रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि इसको खरीद कर रख दिया, ऐसा तो नहीं होगा। पहले ये इसको खरीदेगा, खरीदने के बाद इसका उपयोग करेगा। तो ये परिभाषा यही कह रही है कि वस्तुओं के बंडलों का सेट जिसे उपभोक्ता अपनी अपनी आय से, है ना, ये अपनी आय है, अपनी आय से सभी को एक साथ खरीद सकता है। यानी जो इसकी खुद की आय है, भाई पैसे कौन देगा बंडलों का? उपभोक्ता देगा। ये अपनी आय से सभी को एक साथ खरीद सकता है। आ गया समझ में? चलो, बिल्कुल सरल परिभाषा है, आप अच्छे से समझिएगा, है ना? हाँ, दूसरा देखिए, बजट रेखा। बजट सेट हो गया, बजट रेखा देखिए, बजट रेखा देखिए। रेखा, अब यहाँ पर हमारे कंप्यूटर मोदी ने थोड़ी मिस्टेक की है, वे रेखा है ना, वे रेखा जिस पर उपभोक्ता की आय और वस्तु की आय बराबर हो। अब देखो, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय और वस्तु की आय, समझना प्रश्न को ध्यान से। उपभोक्ता की आय और वस्तु की आय बराबर हो, उसे बजट रेखा कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे मार्केट के अंदर एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, मान लो उस फ़ोन की कीमत है कितने रुपए? मान लो फ़ोन की कीमत हो गई, एक मोबाइल लॉन्च हुआ है, मान लो फ़ोन की कीमत है 10,000 रुपये। कितनी कीमत है? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये का जो मोबाइल है, उस मोबाइल को जो वो उपभोक्ता खरीदेगा, तो पहले वो समझे, ये देखेगा कि यार मेरे पास कितने पैसे, मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मेरे पास कितने पैसे, क्या मैं इसको खरीदने की सामर्थ्य वो रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, क्या मेरे अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है खरीदने की। तो पहले वो देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता जब उसके पास, जैसे मान लो 10,000 रुपये का मोबाइल हो गया, ये मोबाइल 10,000 रुपये का हो गया, तो वो खरीदेगा कितने का? भाई कितने पैसे उसके पास, पहले वो तय करेगा, भाई मेरे पास कितने रुपए है ना, मेरे पास कितने रुपए, तय करेगा। तय करने के बाद फिर तो खरीदेगा वो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की आय बराबर हो, उससे बजट रेखा कहते हैं। बिल्कुल सरलतम परिभाषा है। हाँ, अब बजट रेखा का ढाल सूत्र जो है ये है P1। यहाँ P1 का तात्पर्य क्या होता है? P1 का तात्पर्य होता है परिवर्तन कीमत, है ना, परिवर्तन कीमत। यहाँ परिवर्तन कीमत हो गया, और इसका मतलब होता है ये P2 जो है, मतलब ये हो गया इसकी बढ़ी हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत। आ गया समझ में? हाँ, अब समीकरण सूत्र, अब देखियो, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो समीकरण, अब देखियो समीकरण सूत्र, समीकरण सूत्र का मतलब क्या है? ये है आपके बजट रेखा। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बजट रेखा का समीकरण सूत्र लिखिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बजट रेखा का समीकरण सूत्र लिखिए। तो बजट रेखा का समीकरण सूत्र क्या है? ये है P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर M।
आ गया समझ में? यहाँ पर देखो आपके जो ये P1 हो गया, यहाँ P1 आप ऐसे भी मान सकते हो, जैसे मान लीजिए P1 आ गया आपके, तो वस्तु की कीमत है ना, वस्तु की कीमत, और वस्तु की कीमत, और ये अब देखो यहाँ पर आ गई है आपके बढ़ी हुई कीमत। जैसे देख लीजिए ये P है, अब ये P क्या है, अभी देखा हमने, ये परिवर्तन कीमत मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट परिवर्तन को छोड़िए, आप वस्तु की कीमत मान लीजिए, है ना। और फिर ये ये X1 का मतलब क्या होता है, ये प्रथम वस्तु होती है या प्रथम इकाई होती है, ठीक है, प्रथम वस्तु या प्रथम इकाई। फिर प्लस P2 X2, ये आ गई आपकी बढ़ी हुई कीमत X2 बराबर M, और ये M क्या है, ये M है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, ये उपभोक्ता की आय होती है M, ठीक है। आगे समझ में? तो आपको कुल मिला के ये इसका समीकरण सूत्र याद रखना है, ताकि परीक्षा में यदि 1 नंबर का आ भी जाए तो आप देखो, ये आएंगे प्रश्न, इनके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये मुझे विश्वास है। फिर 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास है कि इनमें से प्रश्न आएंगे। हाँ, आगे चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, सब बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट। और बस एक ये मत देखिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, आप अपने आप में ये देखिए कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। अगर मेरी पढ़ने की जो पोजीशन है, मेरी पढ़ने की जो स्थिति है, अगर वो अच्छी रहेगी, वो तंदुरुस्ती रहेगी, मेरे दिमाग की मानसिकता अगर ठीक रहेगी, तो मैं अगर जो गलत पर्सन भी होगा उसको भी मैं अपने आप में सही कर सकता हूँ। और यदि जो सही है तो वो भी तब गलत हो सकता है जब आप अपनी पोजीशन पे ठीक नहीं हो। इसलिए आप अपना बने रहिएगा, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्लास में जो देखो ऐसी क्लास आपको कोई नहीं ला पाएगा। ये तो महेंद्र सर ने और कुछ हमारे जो गुरुजी है उन्होंने कहा कि आप ऑफलाइन में भी अध्ययन कराओ, बच्चों को अध्यापन कराओ, और ऑनलाइन भी आकर आप बच्चों को कुछ एक नया कॉन्सेप्ट बताओ, नया एक विधि बताओ, प्रणाली बताओ, ताकि बच्चे आगे अच्छे पढ़े। उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, ताकि मैं आप अच्छे से पढ़ सको, और आपका पढ़ाई के प्रति है ना रुचि बनी रहे, आप किताबों से जुड़े रहो, किताबों से विमुख ना हो। इसीलिए मैं आपके लिए सरलतम परिभाषा लेके आया हूँ। हाँ, प्रश्न नंबर तीसरा देखो, पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं वस्तुओं से क्या आशय है। अब देखो, पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं से क्या आशय। अब आप शब्द को पढ़िए, पूरक स्थानापन्न, है ना, वस्तुओं से क्या आशय है। अब पूरक क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरक क्या होता है, पूरक का मतलब होता है कि जिसके बिना, जिसके बिना हम कोई उसको कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर मोबाइल है, अगर मोबाइल में सिम नहीं है, तो बताओ क्या वो मोबाइल पूर्ण हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उसमें सिम नहीं होगी तब तक हम बात नहीं कर सकते, है ना। जैसे बाइक है, बाइक बाइक के अंदर यदि मान लीजिए उसका अगला पहिया नहीं है, तो क्या वो बाइक पूरी हुई, क्या नहीं हुई ना। तो पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे को पूरा करती है, एक दूसरे को पूरा करती है, और आप स्वयं पूर्ण होती है। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को पूर्ण करती है और एक पूर्ण वस्तु बन जाती है, वो पूरक वस्तुएं होती है ना। तो पूरक वस्तु देखो, इसकी डेफिनेशन देखिए, आप परिभाषा देखिए। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग प्रयोग साथ साथ, है ना, जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, जैसे चाय व चीनी। देखो आ गया ना समझ में भाई, जैसे फोन में सिम नहीं, वैसी प्रकार देखो चाय व चीनी, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है, यानी कि साथ साथ किया जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब मोबाइल ले लिया, उसमें सिम नहीं है, साथ साथ प्रयोग नहीं किया सिम का और मोबाइल का, तो मोबाइल तो सिर्फ एक डब्बा है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे चाय व चीनी, अब चाय बना दी, चाय के अंदर चीनी नहीं डाली, और फिर क्या होगा, क्या उसके अंदर आनंद आएगा आपको पीने का? नहीं आएगा, वो चाय अधूरी रहेगी। इसीलिए तो चाय व चीनी आ गया समझ में। हाँ, आगे चलो, स्तनापन वस्तु है। अब देखो, स्तनापन वस्तु किसे कहते हैं। अब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देकर बताता हूँ कि स्तनापन वस्तु किसे कहते हैं। स्तनापन वस्तु जैसे मान लीजिए, ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनकी ना मौजूदगी में हम किसी अन्य वस्तुओं का उपयोग करके भी हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपना कार्य कर सकते हैं, वो क्या होती है, स्थानापन्न वस्तुएं होती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण उदाहरण जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए, आपके घर पर बाइक भी है, और आपके घर पे फोर व्हीलर गाड़ी भी है। अब बाइक है, फोर व्हीलर गाड़ी है, अब मान लो यदि बाइक नहीं है घर पे और फोर व्हीलर गाड़ी है, और आपको अर्जेंट मार्केट जाना है, हमेशा बाइक से जाते हो, लेकिन अब बाइक नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उस बाइक को छोड़कर फोर व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल करके भी और जाओगे। क्यों? क्योंकि अब बाइक नहीं है, तो फिर फोर व्हीलर गाड़ी। तो कहने का तात्पर्य है, अगर बाइक नहीं भी मिली, बाइक नहीं भी है, तो आप फोर व्हीलर के माध्यम से चले गए, है ना। तो ये है स्थानापन्न, मतलब जब वो एक वस्तु ना हो, तो उसके वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग करके हम हमारा कार्य कर सके। आगे समझ में। हाँ, स्थानापन्न वस्तु है ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय व कॉफी आदि। आगे समझ में। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, एक दूसरे के स्थान पर। आगे समझ में, मतलब अब मैंने समझाया एग्जांपल देके आपको, उससे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय व कॉफी। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे चलो। हाँ, ले लिया होगा सब बच्चों ने, आगे चलो। आगे चलिएगा।
देखो पर्सन के अंदर रुचि बनाए रखिएगा अपनी, और जितना तुम एकाग्रता से और समझदारी से पढ़ोगे ना, जितना तुम एकाग्रता से समझदारी से पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, लो परीक्षा में अधिकतर पर्सन को देखा गया है, लोचदार मांग एवं बेलोचदार मांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको सिर्फ अंतर देना है, आपको सिर्फ अंतर देना और कुछ नहीं करना है। और अंतर मैंने ये जो सारणी बनाई है ना, अब संजीव में किताबों में देखना आप, इसकी अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, अलग अलग परिभाषा लिखी हुई है। तो बच्चा सोचता है कि ये बेलोचदार मांग और लोचदार मांग, क्या ये दोनों को याद करने की जरूरत है, क्या ये दोनों एग्जाम में पूछी जाएगी, तो वो कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सिर्फ इसको शामिल ले लिया है ना, और शामिल और मिक्सिक तौर पर मैंने आपको समझाने का कर रहा हूँ मैं प्रयास आपको। और मुझे लगता है आपको इतने आसान तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ आपको परफेक्टली और पूरी तरह से आपको ये समझ में आएगा। हाँ देखिए लोचदार मांग, उत्तर में देखिए, देखो लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, वस्तु के परिभाषा समझिए आप, पर जो ये लिखी हुई है ना परिभाषा, इसको आप बारीकी से समझिएगा क्या कह रही है। वस्तु के मूल्य में, वस्तु क्या है, वस्तु कोई भी हो सकती है, कपड़ा कुछ भी, गिलास वगैरह जो भी, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव हो गया, बदलाव ना हो। यानी वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है, मान लीजिए ये एक गिलास है, ये क्या है, एक गिलास है। अब इसकी कीमत 5 रुपये है, 5 रुपये है, 5 रुपये है। अब ये कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो। अब ये 5 रुपये है, कीजिए कब है ये है अपने मान लीजिए 5 तारीख को, 5 तारीख को 5 रुपये है। फिर ये आगे 2026 के अंदर, 2026 के अंदर भी इसकी कीमत 5 रुपये ही रही है, 5 रुपये ही रहे, बनी रहे। तो किंतु मांग में अनंत परिवर्तन हो। अब देखो, अगर मुझे बताओ, अगर वस्तु की कीमत जो 2025 के अंदर मान लो 5 रुपये की मिल रही है, और वही 2026 के अंदर 5 रुपये की मिल रही है, तो मुझे बताओ कीमत में परिवर्तन नहीं हुई, तो सस्ती जो वस्तुएं होती है उनको खरीदने के लिए तो कतार लग जाती है खरीदने वाले ग्राहकों की, है ना, कस्टमर ही कस्टमर देखते हैं चारों तरफ, क्योंकि सस्ती वस्तु मिल रही है। इसीलिए तो वो क्या कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में, यानी कि मूल्य में परिवर्तन ना, मूल्य में कहाँ परिवर्तन हो रहा है, 25 के अंदर 5 रुपये की गिलास, वो 5 रुपये की गिलास 26 में भी, एक साल बाद भी 5 रुपये की, तो वो कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसकी मांग में अब बहुत सारे मांग कर रहे हैं कि सस्ती वस्तु हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो कीमत में अनंत परिवर्तन हो रहा है। आगे समझ में, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो, अब मूल्य में कहाँ 5 रुपये से 5 रुपये ये एक साल बाद भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, किंतु मांग में अनंत परिवर्तन हो। अब मांग में अनंत परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, लोचदार मांग। अब ये लोचदार वस्तुएं क्या होती है, लोचदार वस्तुएं वे होती है जिनकी हमें मतलब अति आवश्यकता नहीं होती है, जिनकी हमें अनिवार्यता नहीं होती है, कंपलसरी हमारे इतनी जरूरी नहीं होती वो। जैसे मान लीजिए सजावटी सामान हो गया, है ना, घर का सामान हो गया, सजावटी सामान हो गया, फैंसी कपड़े हो गए, है ना, और अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ हो गई। तो ये जो जितने भी ये सामग्री है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हम शौक से खरीदते हैं, हमारी इसमें कोई रुचि वुचि नहीं होती, हम बस एक अपने शौक से, अपनी इच्छा से खरीदते हैं। तो यदि मान लो ये वस्तुएं ना हो तो भी हम इनके बिना जी सकते हैं, रह सकते हैं। आया समझ में, उनको हम कहते हैं लोचदार मांग। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे, उदाहरण के लिए लिख सकते हो सजावटी सामान, है ना, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो सजावटी सामान, है ना, सजावटी सामान। आ गया समझ में, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो लग्जरी गड़िया गाड़ियाँ जो भी है ना। आप ये देखो, आप जब अच्छी तरह से समझोगे पढ़ोगे तो समझ में आता रहेगा। सजावटी सामान, है ना, सजावटी सामान, लग्जरी गड़िया इत्यादि। आ गया समझ में, ऐसे बहुत सारे जो सामान होते हैं जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ अब आगे चलो। बेलोचदार मांग, वस्तु की कीमत, अब बेलोचदार मांग की डेफिनेशन, बेलोचदार मांग क्या होती है, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पे क्या है, वस्तु का मूल्य दे रखा, आप पॉइंट, परिभाषा का पॉइंट को पकड़ना, बस कुछ मत करना, आप परिभाषा के शब्द को पकड़ना, शब्दों से ही, कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती और अजान होती है, यही वे समुद्र के मोती है, जिनसे इंसानों की इंसानों से पहचान होती है। तो आपको शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। आया समझ में, देखो बेलोचदार मांग, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन ना हो, वस्तु की मात्रा में, यहाँ पर मात्रा है और यहाँ पर मूल्य है, तो वस्तु की मात्रा में परिवर्तन ना हो, वस्तु के मूल्य में अनंत परिवर्तन हो। उल्टा, इसका उल्टा कर दो बस आप, इसका उल्टा करना है, इसकी परिभाषा बन जाएगी। आ गया समझ में, यहाँ पर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो और यहाँ पर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन ना हो, तो किस में परिवर्तन हो, वस्तु के मूल्य में नहीं, अनंत परिवर्तन हो। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मूल्य में परिवर्तन ना हो, मूल्य में परिवर्तन ना हो, परंतु मांग में अनंत परिवर्तन हो। और यहाँ पर अगर मात्रा आ रही है तो आप इसको मांग कर दीजिए, है ना, बस हो गया सब क्वेश्चन का सोल्व, हल। ठीक है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो रखा है, मांग आएगी, वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो, वस्तु के मूल्य में अनंत परिवर्तन हो, उससे बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, तो शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है और इन्हीं से आरती होती है, इन्हीं से सब कुछ होता है। आगे समझ में, समुद्र के मोती कहते हैं इनको, ध्यान रखना है। हाँ आगे समझ में, आगे चलो। अब देखो बेलोचदार मांग क्या होती है, बेलोचदार वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए आपका पानी हो गया, पानी अनिवार्य है ना। अब मुझे बताओ, अगर इसकी मांग में परिवर्तन हो,
मांग में अगर मान लो परिवर्तन होगा, जैसे मान लो अगर मूल्य भी अनंत पानी का अगर मान लो पैसे अगर बोतल 10 रुपये की बिकती है, 10 रुपये की मिलती है, तो मान लीजिए अगर वो 20 रुपये की मिलने लग जाए, तो भी पानी पीना अति आवश्यक है। पानी पीने वाला पानी खरीदेगा ही खरीदेगा, अगर नहीं खरीदेगा तो वो चल बसेगा कहाँ, जहाँ फिर वापस कभी लौट नहीं आ सकता, इसलिए ये अनिवार्य होता है। आ गया समझ में? अब आगे चलो, एक और स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे सभी विद्यार्थी, ताकि फिर आपको ये बाद में आप अच्छे से अध्ययन कर पाओ और समझ सको। चले आगे, हाँ चलिएगा आगे चलते हैं। आगे चलो सभी विद्यार्थी, बस एकाग्र से बैठ, ये लेटर लेटर नहीं पढ़ना है, सो के नहीं पढ़ना है, तंदुरुस्ती से, बिना आलस में, बिना किसी हिचकिचाए हुए आपको आराम से पढ़ना है। हाँ, चौथा प्रश्न देखो हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। सरल रेखा, देखो ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न, क्योंकि मुझे लगा ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम मैंने नहीं देखा ये प्रश्न, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने कहा नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक अलग ही बनाया इसका क्वेश्चन, तो मैंने ये पर्सनली एक अलग क्वेश्चन बनाया है। सरल रेखा, देखो प्रश्न को, सरल रेखा के मध्य बिंदु पर लॉन्च लोच मांग है ना, लोच, इस मांग को छोड़ो, ये मांग नहीं हो गया ना, कंप्यूटर मोदी ने कुछ गलत टाइप किया है, तो लोच कितनी होगी? सरल रेखा के मध्य बिंदु पर लोच कितनी होगी? अब जैसे मान लीजिए सरल रेखा है, हमने एक रेखा खींची, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने, मध्य बिंदु ओ ले लिया, है ना, मध्य बिंदु ओ ले लिया, मध्य बिंदु हमने ओ ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा मध्य बिंदु पर लॉन्च मांग, हाँ, अब मध्य बिंदु पर इसका उत्तर देखिए, एक सरल रेखा के मध्य बिंदु पर लोच मांग लॉन्च इकाई के बराबर होती है। अब इकाई क्या हो गई, ये माइनस ये प्लस, अब ये किसके बराबर होगी, इकाई, इसके बराबर और इसके बराबर, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके एक, क्या हो जाएगी, 1 इकाई। सरल रेखा के मध्य बिंदु पर लॉन्च मांग लॉन्च इकाई के बराबर होती है। आ गया समझ में? हाँ, ये ध्यान रखना, इसको ईडी, ये ईडी क्या होती है, ईडी इसको हम शॉर्ट में लोच मांग कहते हैं, इसको लोच मांग से नोट करते हैं। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे चलो, देखो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने आपके लिए, इतनी मेहनत करके ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बनाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। हाँ, चलिए यहाँ देखिए कि बच्चा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो इस प्रश्न को देखिए आप, इसी एक प्रश्न में 3 प्रश्न दिख रहे होंगे आपको। उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? अब ये प्रश्न मैंने अपने हिसाब से बनाया है। उपयोगिता, अब इसमें देखो 3 प्रश्न बन रहा है। पहला प्रश्न आ सकता है, उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है ना ऐसे 2-2 नंबर का। तो आपको ये देखना है, मैं इनको तीनों को साथ मैंने इसलिए लिया ताकि इनकी परिभाषा को तीनों को मैच करके मैं आपको समझा सकूं, और ताकि आप समझ सको, और परीक्षा के अंदर है ना आप हंसते हंसते एक उमंग के साथ पेपर को सोल्व करके आ जाओ, इसीलिए मैंने इनको साथ साथ ऐसे लिखा। हाँ, तो देखिए इसकी डेफिनेशन में चलिए। हाँ, उपयोगिता, उपयोगिता पढ़िए ध्यान से, किसी वस्तु का, किसी, कोई सी भी वस्तु हो, कोई पता नहीं कौन सी वस्तु, कोई कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वे जरूरत को, अब देखो यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, जरूर यहाँ पर क्या आएगा ना, जरूरत आएगा, क्या आएगा, जरूरत, ये जरूरत है, जरूरत को संतुष्ट कर दे, किसी वस्तु का वह गुण किसी जिससे वह जरूरत को संतुष्ट कर दे, उपयोगिता कहलाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह जरूरत को संतुष्ट कर दे, जैसे मान लीजिए उपयोगिता, जैसे मान लीजिए आपने आपने एक वॉच खरीदी, घड़ी खरीदी, अब आपने एक वॉच खरीदी, आपने एक वॉच खरीदी, अब आपने एक वॉच खरीदी, अब मुझे बताओ ये वॉच आप लाए हो, इस वॉच के आप 2,000 रुपये दे के आए हो, अब ये वॉच लाए हो और ये वॉच अगर समय पर चल नहीं रही हो, है ना, इससे आप संतुष्ट नहीं हो, इसमें कभी 4 बजे की जगह इसमें 2 बज रहे हो, तो आप संतुष्ट नहीं होंगे ना इससे, आप लगेगा इतने पैसे लगा दिए फिर भी ये घड़ी सही समय नहीं बता रही है, तो आपको दुख होगा। इसीलिए इस वॉच को फिर आप ये समझोगे कि यार ये उपयोग नहीं है, इसकी मेरी जो मैं जिस जरूरत से लाया था, जिस आवश्यकता से लाया था, वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो अब पूर्ण नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा, पूर्ण नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये व्यर्थ जाएंगे, फिर है ना, पूरी घड़ी व्यर्थ जाएगी, आपके पैसे व्यर्थ जाएंगे, आप दुखी होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये आप ला रहे हो और सही चल रही है, आपने 2,000 रुपये लगाए और घड़ी समय से टाइम बताती है ना, समय समय पर अच्छी चल रही है, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह जरूरत को संतुष्ट कर दे। अब जरूरत क्या है, टाइम से ही बता रही है, आप जल्दी उठ रहे हो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, टाइम अच्छा बता रही है, आप संतुष्ट हो उससे, तो बस ये उपयोगिता हो गई इसकी। आ गया समझ में? आगे चलो, सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता देखिए, कुल उपयोगिता में वे परिवर्तन है, कुल उपयोगिता में वे परिवर्तन है जो वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कितना सरल प्रश्न है। जैसे मान लीजिए ये एक वॉच है, अब आपको लग रहा है कि यार मुझे एक वॉच से संतुष्टि तो हो रही है,
एक वस्तु से संतुष्टि हो रही है, पर मुझे इसके जो ये पीछे जो ये बेल्ट होता है ना, बेल्ट जो हाथ में पहनते हैं, या ये टाइम से ही बता रही है संतुष्टि हो रही है, लेकिन जो ये इसके बेल्ट होते हैं ये वाले, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है, जिससे मेरे जो हैंड है, हैंड के जो मैं जब कलाई पे बांधता हूँ ना, तो मुझे एक अच्छा महसूस होता है ना। तो मतलब ये अतिरिक्त हो गया, क्या हो गया, ये तो वॉच हो गई टाइम के लिए, और ये अतिरिक्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये जो वस्तु अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होती है, बस ये हो गया इसका सोल, है ना। ये इसकी इतनी आसान परिभाषा हो गई। हाँ, दूसरा, कुल उपयोगिता। एक वस्तु से निश्चित मात्रा में, एक वस्तु से निश्चित मात्रा में प्राप्त होने वाली किसी एक वस्तु से, यहाँ पर किसी लिखो आप, है ना, किसी एक किसी एक वस्तु से निश्चित मात्रा में प्राप्त होने वाली संतुष्टि को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, पर्सन को समझिए आप, निश्चित मात्रा में, इस पे ध्यान दीजिए, निश्चित मात्रा पे, एक वस्तु से निश्चित मात्रा में प्राप्त होने वाली संतुष्टि को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। अब निश्चित मात्रा में क्या प्राप्त होती है, अब आपने जैसे मान लीजिए बाइक खरीदी, और बाइक खरीदी आपने 2013 में खरीदी, और वो बाइक 2024 में पूरी तरह से वो खराब हो गई, पूरी तरह से खराब हो गई। तो अब पूरी तरह से खराब हो गई, 2013 में ली आपने, और 2024 में बाइक क्या हो गई, खराब हो गई। तो मुझे बताइए, वो जो बाइक खराब हुई, वो बाइक खराब हुई तो उन्होंने आपको कितनी मात्रा में, कुल कितने सालों तक आपको जो सुख दिया, आपके वो आप उसका उपयोग कर पाए, कितने सालों तक। तो देखिए 11 से 24, 11 साल हो गए, है ना। 11 सालों तक उस बाइक ने आपको सुख दिया, उस बाइक का आपने उपयोग किया, तो वो क्या हो गई, कुल उपयोगिता, है ना। वो क्या हो गई, कुल उपयोगिता। आ गया समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चले जल्दी से। देखो, पर्सन को बड़े अच्छे से समझते रहोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से 60% की इकोनॉमिक्स के मैं इस चैप्टर में मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, 20 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे, 80 नंबर तो बहुत काफ़ी होते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। सेकंड पर्सन देख लो। हम्म देखिए, यदि उपभोक्ता, पर्सन देखिए, यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है, तो बजट रेखा से क्या परिवर्तन, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है परंतु कीमत अपरिवर्तन रहती है, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। पहला तो आपको मैंने बताया था कि बजट रेखा का सूत्र क्या होता है। बजट रेखा का सूत्र मैंने पहले सोल्व करवाया था। हाँ, बजट रेखा का सूत्र देखो, बजट रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है। बजट रेखा का जो समीकरण सूत्र होता है हमारा, वो होता है, देखिए, हम्म, बजट रेखा का समीकरण सूत्र है ना, जो समीकरण समीकरण मान लीजिए, समीकरण क्या होता था इसका, समीकरण इसका P1 x1 प्लस P2 x2, है ना, बराबर m, ये इसका समीकरण था। अब ये कह रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है परंतु कीमत ये परिवर्तन रहती है। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता को लाभ हो गया, बिहार के अंदर अच्छी सी गाड़ी आई, उपभोक्ता ने खरीदी, और उपभोक्ता सोच रहा था कि वो 50,000 की मिले, वो 5 लाख की मिलेगी, और वो गाड़ी मिल गई 3 लाख की, क्योंकि कीमत घट गई, है ना, कीमत ये परिवर्तन रही। उसने सोचा कि 1 साल पहले वो कीमत 10 लाख रुपये थी, और फिर वो 5 लाख रुपये हो गई। तो उपभोक्ता 10 लाख रुपये लेके मार्केट गया, परंतु उसको 5 लाख रुपये में मिल गई। तो उसकी जो आय तो बढ़ी रही, है ना, उपभोक्ता की जो आय तो बढ़कर 40 रुपये हो गई, मतलब उसके वो 5 रुपये बढ़ गए ना, परंतु कीमत ये परिवर्तन, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उपभोक्ता को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये कह रहा है कि क्या परिवर्तन होता है। तो ये इसमें ऐसा आ सकता है कि आप ग्राफ के माध्यम से समझाइए ना, ग्राफ से समझाइए। ऐसा जैसे मान लीजिए, अगर आप ऐसा लिखा हुआ आता भी नहीं है, अगर ये ग्राफ लिखा हुआ आता नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर शब्दों के अंदर उपभोक्ता दिख जाए, कोई सा ही पर्सन हो, कोई सा ही, आपको यदि उपभोक्ता दिख जाए और ये उसके अंदर ये सब 40 रुपये बढ़ जाती है, कीमत घट जाती है, परिवर्तन रहती है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन का आंसर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ बना देना है। और जब ग्राफ बना दोगे, तो अगर पर्सन अगर 6 नंबर का होगा, तो मुझे लगता है कि वो आपको 3 नंबर 4 नंबर तो आराम से कॉपी चेक करने वाले अध्यापक अवश्य दे देगा, है ना। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ये इसका समीकरण हो गया। अब देखो, इसको हम ग्राफ के माध्यम से सोल्व करते हैं। देखिएगा, सब बच्चे यहाँ ध्यान रखिए। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाने में इतनी झंझट नहीं होती है। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है ना। इस रेखा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं। ये हो गई हमारी एक्स, और ये हो गई हमारी वाई, है ना। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु ओ। आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमें स्पेस ले लेना, कितने कितने का लोग, आधार कितना था, आधार कितना है हमारे यहाँ पे 40 रुपये, है ना, आधार कितना है 40 रुपये।
अब यहाँ पर सिर्फ 40 रुपये दे रखा है, ये कह रहा है कि आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है। अगर इसने और ये ऐसे और देता प्रश्न को कि परंतु कीमत ए परिवर्तन रहकर घट जाती है 20 रुपये, तो फिर इस ग्राफ को अलग तरीके से करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सरल है ना। जैसे मान लीजिए 40 रुपये है तो हम 10-10 का अंतर ले लेते हैं, या फिर 5-5 का ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, 30, 35 और ये 40। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये आ गया आपके, क्या आ गया, यहाँ पर इकाइयाँ ले लीजिए, इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, है ना। ये क्या ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये कह रहा है 40 रुपये हो जाती है ना, तो ये कह रहा है कि बढ़कर हो जाती है, बढ़कर हो जाती है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, 7 और ये 8। हाँ, अब देखिए बढ़ जाती है। अब बढ़ने का हमें सिर्फ ये बताना कि बढ़ कैसे रही है। जैसे मान लीजिए हम ये 20 से 4 ले लेते हैं, 20 से 4 ले लेते हैं, वाई एक्स पर 20 और ये हमारी कीमत हो गई है ना, कीमतें, ये क्या हो गई, कीमतें। आपको कुछ नहीं करना, ऐसा प्रश्न दिख जाए उपभोक्ता की आय बढ़कर, बस ऐसा दिख जाए उपभोक्ता की आय 40 रुपये, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ बना देना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो ये इकाइयाँ हो गई, ये कीमतें हो गई। अब देखो ये पहले कितनी थी, जैसे यहाँ पर 20 है ना, 20 की, अब 40 का आधा कितना हो गया, 20 हो गया, और इकाइयाँ कितनी 8 है, तो ये इसका आधा हो गया। अब यहाँ पर हमारे प्रथम समीकरण लिख दो। अब यहाँ पर P1 है ना, अब यहाँ पर P1 कितना है हमारा, इसको P1 मान लीजिए 20 प्लस 4, है ना, इसको मान लीजिए आप 4 मान लीजिए, P2 4, है ना, P2 4 हो गई हमारी। अब ये बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो आपको ये सिंबल बनाना पहले। अब ये बड़ा कितनी बढ़ रही है, 40 बढ़ रही है, तो फिर इसमें एक आप सिंबल बना दीजिए ऐसे, ताकि इससे प्रतीत होता है कि वो बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही है, ये देखिए, ये लंब 40 से 8 को, इससे पता चल रहा है कि देखो पहले जो हमारी कीमतें इकाइयों में जो थी वो 20, ये 4 पे थी, यानी कि 1, 2, 3, 4, इसका था हो गया 4 और इसका हो गया 20, तो 1 से लेकर 20 में लंबवत थी, जो अब 40 से 8 पर लंबवत है, यानी कि वो बढ़कर कितनी हो गई हमारी। हाँ, अब ये देखो ये 20, ये फिर ये 40 प्लस P2 8, यहाँ यहाँ बराबर में 20 कर सकते हो और यहाँ बराबर में 40 कर दो, है ना। तो अब ये ग्राफ ये दर्शा रहा है कि पहले पहले कितनी थी, ये कह रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40, यानी कि अब पहला 40 तो हमने अनुमान से मान लिया, अनुमान से मान लिया कि 20 रही होगी, है ना, और अब बढ़कर कितनी हो गई, 40 हो गई। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये ग्राफ बना देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा, वैसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान, आपको अच्छे से आप देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न शायद 6 नंबर का आ सकता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है ना। हाँ, प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता, मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय, अपने पूरी आय का व्यय करके वस्तु एक की, अपनी पूरी आय का व्यय करके मतलब खर्च करके ना, अपनी पूरी आय का, अपनी पूरी आय का व्यय खर्च करके वस्तु एक की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु 2 की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है ना, खरीद सकता है। तो दोनों वस्तुओं की कीमतें 6 व 8 रुपये है, तो उपभोक्ता की आय कितनी होगी, है ना, उपभोक्ता की आय कितनी है, आ गया समझ में। हाँ, तो यहाँ देखिए उपभोक्ता की आय, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, है ना। सूत्र कौन सा होगा, वही सूत्र होगा, कौन सा सूत्र होगा, समीकरण वाला सूत्र। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी आय का व्यय करके वस्तु एक की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु 2 की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है, तो दोनों वस्तुओं की कीमतें 6 व 8 रुपये, तो उपभोक्ता की आय कितनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये आय पूछ रहा है, तो आय कैसे निकलेगी, हमें सूत्र लगाना है बजट का। सूत्र किसका लगाएंगे हम, सूत्र हम लगाएंगे, अभी आपने मैंने बताया था कि बजट डेटा का सूत्र क्या होता है ना। जब मैंने पूछा था कि बजट डेटा का सूत्र क्या होता है, तो पहले हमने उसका डाल का सूत्र देखा, P1 बटावा P2, P1 बटावा P2। अब इसका जो सूत्र होगा, हाँ, P1 है ना, फिर प्लस P2 X2 बराबर M, ये समीकरण लगाई थी हमने, और इसी समीकरण के माध्यम से हमने हल भी किया था, है ना। तो देखिए P किसको माने हम, ये P मतलब प्राइस है ना,
और एक्स मीन्स इकाइयाँ। तो हमारी अब इसमें प्राइस कहाँ पे है, वस्तु की एक 6 इकाइयाँ तथा वस्तु की 2 8 इकाइयाँ खरीद सकता है, तो दोनों वस्तुओं की कीमतें 6 रुपये। अब देखो दोनों वस्तुओं की कीमत, यानी कि फर्स्ट की कीमत कितनी हो गई, फर्स्ट की कीमत हो गई आपके, फर्स्ट की कीमत हो गई आपके 6 रुपये, है ना, 6 रुपये हो गई। और दूसरे की कितनी हो गई, 6, एक्स, अरे कीमत ये हो गई, और दूसरे की कीमत कितनी है, 8 रुपये। अब x1 का मतलब क्या होता है, इकाइयाँ होती है, तो एक वस्तु की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु की 2 की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है। वस्तु एक की 6 इकाइयाँ तथा वस्तु 2 की 8 इकाइयाँ। अब यानी वस्तु 2 की कितनी इकाइयाँ है, 8 इकाइयाँ है, दोनों वस्तुओं की कीमतें 6 व 8 है, 6 व 8 है। तो आप इसको, ये 6 हो जाएगा, और इसकी कीमत भी कितनी है, वस्तु की कीमत कितनी, इकाइयाँ कितनी है, 8, ठीक है ना, कितनी है, 8। तो ये 6 छंग 36, है ना, प्लस 8 8 64, है ना, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, साइड में जोड़ लीजिएगा, 64 और 36, 6 और 4 कितने हो गए, 10 के जीरो हासिल के एक, 6 और 1 7, 7 और 3, 7 और 3 कितने हो गए, जोड़ के बताओ देखे, 64 और 36 कितने हो गए, 7 8, और कितने हो गए 10, कितने हो गए, आ गया समझ में। तो ये हमारी जो, अब इसको क्या बोलता है आपको पता है, मैंने बताया था आपको, उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या है ना, पूछ क्या रहा है, उपभोक्ता क्या है पूछ रहा है, तो हमारे उपभोक्ता क्या है कितनी आ गई, 100 रुपये, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है, और 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है, अगर इससे संबंधित भी कोई प्रश्न आ जाए, आप कोई भी प्रश्न आ जाए, तो आपको उसी तरह से आप हल कीजिएगा, ताकि क्या होगा, ऐसे अगर आप हल करोगे ना प्रश्न को, तो यदि मान लीजिए आप यदि सूत्र भी लिख दोगे वहाँ पे जाके, ये सूत्र लिख दोगे ना, तो भी आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये सूत्र लिख दोगे ना, तो भी आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है ये ना, चलो आगे चलते हैं। आगे चलिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखो, एकाग्रता पढ़ते रहना, समझते रहना, और समझ के अपने दिमाग में उतारते रहना, क्योंकि अब दिन बचे हैं कम, रोशनी करनी है ज़्यादा, इसीलिए आप बने रहिएगा। हाँ, आगे देखो, निम्न आंकड़ों से बाजार मांग ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़ों से बाजार मांग ज्ञात कीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखिएगा। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों से, 6 नंबर का प्रश्न आता है, और इतना ईजी आता है कि बच्चा अगर ढंग से पढ़े ना, तो पूरे पूरे नंबर आ जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जोड़ करनी है, प्लस करना है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ये कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से बाजार मांग ज्ञात कीजिए, कीमत रुपए में, 7 7 6 5 4 3, परिवार ए, मांग देखो ये मांग है पूरी, परिवार ए की मांग, परिवार बी की मांग और परिवार सी की मांग। ठीक है, ये कीमत रुपए में हो गई। अब आपको इनसे इनसे आपको निकालनी है बाजार मांग, तो बाजार मांग कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहीं कर देता हूँ। बाजार मांग कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सूची बनानी है। ठीक है, बना दिया आपने। अब आप यहाँ लिखिए, अब यहाँ लिखिए आप बाजार मांग, क्या लिखिए, बाजार मांग लिखिए, बाजार मांग लिखिए, लिख दिया बाजार मांग। अब बाजार मांग लिख दिया, तो कैसे आएगी बाजार मांग, जैसे मान लीजिए आप ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों फैमिली को जोड़ दीजिए, आप इन तीनों फैमिली का प्लस कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 6 9, है ना, कितने हो गए, 6 और 9 कितने, 15 हो गए, है ना, 15 हो गई, 15 और 11 कितने हो गई, 15 और 11 कितने हो गए, तो ये आ जाएगा आपके, मान लीजिए 6 और 9 हो गए आपके 15, और ये हो गया आपके 26 हो गया ना, 26, तो 8 और 12 कितने हो गए, 20, है ना, 20 और 16 कितने हो गए, 36, तो ये हो गया आपके 36, सही आ रहा ना, 20 और ये कितने हो गए, 36, 12 12 और 22 कितने हो, 17 कितने हो गए, जोड़ो देखे, कितने हो गए, 12 और 17 कितने हो गए, 12 और 17 को जोड़ो, फिर 22 को जोड़ो, कितने हो गए, बताओ दे, क्या बताओ जल्दी से जोड़, कितनी मैं देखता हूँ कितनी मैथ्स मजबूत है आपकी। जोड़िएगा, जल्दी से जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए 17 और ये 12, अब आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, जैसे 7 कितने हो गए, 9, 1 और 1 कितने हो गए, 29, फिर इस 9 को इसमें जोड़ दीजिए, है ना, 9 और 2 कितने हो गए,
11 की 1 हासिल के 1 2 और 2 4 और 1 5 कितने हो गए 51। फिर देखिए 7 को दे दीजिए इसको और 1 को दे दीजिए इसको, है ना। 7 और 4 कितने हो गए 11, है ना। 11 11 कितने हो गए 1 हासिल के 1 2 और 1 कितने हो गए 3 और 1 4, है ना। कितने हो गए 41 हो गए। फिर 41 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितने आ जाएंगे 1 4 और 3 कितने हो गए 7 71, है ना। उसी प्रकार ये 4 को जोड़ दीजिए इसमें कितने हो गए 6, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 को जोड़ दीजिए इसमें, है ना। 5 और 2 कितने हो गए 8 और ये 5 और 4 कितने हो गए 9। देखो जोड़ दिया सबने, देखो एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है। हाँ 6 15 15 11 26 8 12 16 36 12 17 29, हाँ 51। ठीक है, ये पूरा अब ये हमारी बाजार मांग आ गई। तो कितना सरल है, हमें सिर्फ जोड़ना है। परीक्षा के अंदर ऐसा सवाल आता है और बच्चे पढ़ते ही नहीं कि हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं है, आप बस समझिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसा पर्सन आ जाए बाजार मांग पूछे, आपको बाजार मांग पूछे तो कुछ नहीं करना, बस सिर्फ प्लस कर देना है आगे समझ में, तो ये हमारी बाजार मांग हो गई। आगे चले, एक बार स्क्रीन लो सभी बच्चे और फिर आगे चलते हैं। ले लिया, चलो शाबाश आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो, देखो मैं हर एक पर्सन मैंने इतने अच्छे और महत्वपूर्ण पर्सन लिए हैं ताकि मैं चाहता हूँ कि बस टाइम पास नहीं करनी है। मेरा लक्ष्य है बस आकर्षक आकर्षक नहीं करना बच्चों को, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो पढ़ाऊंगा वो मैं सब अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखो अब यहाँ पे देखिए आप तालिका के आधार पर, यहाँ पे देखिए तालिका के आधार पर, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, हाँ यहाँ पे देखिए कि तालिका के आधार पर उपभोक्ता बी की मांग, है ना। तालिका के आधार पर, तालिका के आधार पर उपभोक्ता बी की मांग तालिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दे रखा है बाजार मांग दे रखी है, परंतु उपभोक्ता बी जो ये परिवार मान लीजिए इसकी आपको मांग नहीं दे रखी है, तो इसकी मांग हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी मांग ज्ञात करने के लिए फिर क्या करना पड़ेंगे, तो उसके लिए देखो मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी मांग को ज्ञात करने के लिए है उपभोक्ता बी की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम, देखो मैं क्या कर रहा हूँ आप समझना ध्यान से। बाजार मांग दे रखी है, उपभोक्ता सी दे रखा है, उपभोक्ता ए दे रखा है, कीमत दे रखी है, लेकिन इसके बीच का जो एक सूची हिस्सा है उपभोक्ता बी का जो परिवार है, उनकी जो मांग है उनकी मांग को पूरी नहीं किया गया है, तो इस मांग को हमें पूरी करनी है। अब किसी ने नहीं किया तो फिर हम ही करेंगे, और कौन करेंगे ना। तो अब हम करते हैं। हाँ जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें इतना सा करना है कि अब बाजार मांग को मैं एम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बाजार मांग को मैं मार्केट मांग कर रहा हूँ। बाजार मांग का मतलब मैं एम लिख रहा हूँ, मार्केट एम डी कर दूंगा ना, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब ये उपभोक्ता है ए है, तो फिर मैं इसको यहाँ पर देखो माइनस ए प्लस सी, आ गया समझ में। एम डी मार्केट डिमांड माइनस ए प्लस सी। आप ये इसके माध्यम से आप सोल्व करो, आपका उपभोक्ता भी आ जाएगा। जैसे एम डी कितना है हमारा 26, माइनस ए कितना है हमारा 6, और सी कितना है हमारा 11। 6 और 11 कितना हो गया 17, 6 और 11 कितना हो गया 17, है ना। तो 17 हो गया। अब 17 से माइनस कीजिए आप, 26 से माइनस कीजिए, 6 से 7 जाते नहीं है ना, तो उधर 16 हो गए। 16 में 7 गए तो कितने बच गए, कितने बच गए 9, या कुछ ज़्यादा बचते हैं, बताइए देगा जल्दी से। 16 में से 7 गए तो कितने बच गए 9, है ना। फिर देखिए आप इसमें देखिए, फिर यहाँ पे कितने बच गए, एक एक में से गए तो जीरो, कुछ नहीं बचेगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आगे चलिए। अब ये हमारा उपभोक्ता आ गया, देखो समझ, आगे चलिए बच्चों। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमारे एम डी कितनी है 36, माइनस एम डी 36 हो गई हमारी, और ए कितनी हो गई, देखो यहाँ पर गलती तो नहीं हो रही कुछ, देख लीजिएगा एक बार। एम डी हमारी 36 हो गई, है ना। तो ए कितनी हमारी 8 है, और सी कितनी है हमारी हो गई 16, कितनी हो गई 16। तो ये कितनी हो गई कुल 8, 28 हो गई ना, कुल कितनी हो गई 28। 28 कैसे, नहीं 12 नहीं जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे ना इसमें। देखो गलती हो रही है, आप ध्यान रख बनाए रखना अपना, है ना। कितने हो रहे हैं 8 और 16 24, 24 ही हो रहे हैं ना। अब इससे लेस कर दो आप, 6 में से 4 गए तो कितने बच गए 2, और 3 में से 2 गए तो कितने बच गए 1, 12, है ना। 12 ही आ रहा है। हम्म हाँ आ रहा है समझ में। हाँ आगे देखिए, अब हमारी बाजार मांग कितनी है 51, है ना।
माइनस फिर कितनी है, उपभोक्ता एक की मांग है हमारी 12, कितनी है 12 है ना। 12 और 22 कितने हो गए, 12 और 22 को जोड़िएगा, देखिए आप 4, और ये हो गया आपके 3 34, है ना। लेस कर दिएगा इसमें से। तो 51, ये 11 में से 4 गए तो 7, 7 बच गए, है ना। और 4 में से 3 गए तो 1, कितना आ गया 17, है ना। सही है ना। आगे चलिए, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पर, सिर्फ आपको ये गणितीय प्रक्रिया के अंदर आपको ये भी, जोड़ घटाव में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यदि आपका तरीका सही है तो कोई भी चेक करने वाला मुझे लगता है कि नंबर आपको पूरे अवश्य देगा। हाँ आगे चलिएगा, देखिएगा। अब देखिए हमने ये अगला बचा हमारा बाजार डिमांड कितनी है 71, माइनस 17 और 30 कितने हो गए 40, 40 और 7 कितने हो गए 47। हम्म हम्म हाँ, अब 47 गए थे, देखो 11 में से 7 गए थे, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4 बचेंगे ना। हाँ, अब यहाँ पे कितने बच गए 5, 5 में से 4 गए तो 1, तो ये हमारा क्या आ गया। अब देखो ऐसे निकालना है, तो हमारा उपभोक्ता भी आ गया, कितना आ गया 9, 12, 17 और 14, ये हमारा उपभोक्ता भी आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं। आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं मुझे पता है इसी तरह के प्रश्न बनेंगे, और यदि इससे कठिन प्रश्न आएंगे भी सही, तो आप यदि उन प्रश्नों को यदि इस तरीके से करोगे ना, तो उन कठिन प्रश्नों को भी आप सोल्व कर पाओगे। डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बस एक सिद्धांत रखना है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अपने होश में और अपने तंदुरुस्ती में और अपने जुनून में बस पढ़ते रहना है, कुछ किसी की परवाह नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, माता पिता के आदर पे चलना है और बस पढ़ते रहना है। अनुशासन पूरा होना चाहिए जीवन में, बिना अनुशासन के कुछ नहीं संभव है ना। चलो आगे चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज इतने क्वेश्चन लिए थे मैंने, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इतने ही क्वेश्चन थे बेटे, आज इतने ही सारे सभी बच्चों, आज इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं एक एक चैप्टर करते चला हूँ। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स के अंदर जो समष्टि अर्थशास्त्र 2 भाग है, उसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में 6 टॉपिक है, वो 6 टॉपिक को एक क्रम के अनुसार उनको कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र में चलेंगे, और उनके सारे जो 6 चैप्टर है उनको हम अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। आज मैंने जो चैप्टर लिया था उपभोक्ता का व्यवहार एवं सिद्धांत, उस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों के कोई बार प्रश्न आएंगे। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और चिंता नहीं करनी है। किसकी चिंता करनी है, किसी की चिंता नहीं करनी है, बस मेहनत करनी है। आपको पता है हमारे जो ग्रंथ है गीता जी, उसमें क्या कहा गया है, भगवान ने क्या कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म पे विश्वास करो। आप जितना अपने कर्म पे विश्वास करोगे, चिंता नहीं करनी है। चिंता करते 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 आदमी चिता तक पहुंच जाता है, तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।